अध्याय 7। अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर आगे ले जा सकता है। परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वालों का देश कहा जाता है। हम विटामिन, मिनरल और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर हुए शोध से हमने ये जाना कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टैमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहां तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। दिमाग का भोजन पैकेटों या डिब्बों में नहीं आता और आप इसे किसी स्टोर से नहीं खरीद सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है और इसमें वो अनगिनत चीजें आ जाती हैं जिनसे आपका चेतन और अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये और व्यक्तित्व निर्धारित होते हैं। हम में से हर एक को कोई ना कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं ये हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क पर माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिस तरह कि शरीर पर भोजन का पड़ता है। आपने कभी सोचा कि अगर आप अमेरिका की जगह किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते, आपको कौन से मनोरंजन ज्यादा अच्छे लगते, आप किस तरह की नौकरी कर रहे होते, आपका धर्म कौन सा होता? आप इन सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकते, परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप किसी दूसरे देश में बड़े हुए होते तो आप एक बिल्कुल ही अलग तरह के इंसान होते। क्यों? क्योंकि आप एक अलग माहौल में रह रहे होते और आप उससे निश्चित रूप से प्रभावित हुए होते। जैसा कहा जाता है, कोई भी इंसान अपने आसपास के माहौल का प्रोडक्ट होता है। इसे ध्यान से समझ लें। माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से न सीखी हो। छोटी छोटी चीजें जैसे आपकी चाल, खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की ही देन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया और आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निकट संपर्क रखने पर आप में छोटी आदतें आ जाएंगी। दूसरी ओर बड़े विचार वाले लोगों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। महत्वाकांक्षी लोगों के निकट संपर्क में रहने पर आप में भी महत्वाकांक्षा आ जाएगी। विशेषज्ञ सहमत हैं कि आप आज जिस तरह के इंसान हैं, आज आपका व्यक्तित्व या महत्वाकांक्षा या स्टेटस जैसा भी है, यह आपके मनोवैज्ञानिक माहौल के कारण है। और विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आप आज से 1, 5, 10 या 20 साल बाद क्या बनेंगे, ये भी पूरी तरह आपके भविष्य के माहौल पर निर्भर करता है। आप महीनों और सालों तक बदलते रहेंगे, हम इतना तो जानते ही हैं, परंतु आप किस तरह बदलेंगे ये आपके भावी माहौल पर निर्भर करता है, उस दिमागी भोजन पर निर्भर करता है जो आप अपने आप को खिलाएंगे।
आइए देखते हैं कि हम संतुष्टि और समृद्धि के लिए अपने भावी माहौल को किस तरह अपने मन माफिक बना सकते हैं। पहला कदम, सफलता के लिए खुद को ढालें। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे पहली बाधा यह भावना है कि महान सफलता हमारी पहुंच के बाहर है। यह रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों से उपजता है जो हमारी सोच को औसत स्तर का बनाए रखती हैं। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नजर डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफी ऊंचे हुआ करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही हम अनजान को जीतने की योजनाएं बनाते हैं, लीडर बनने की, ऊंचे महत्व के पद हासिल करने की, रोमांचक काम करने की, अमीर और प्रसिद्ध बनने की। संक्षेप में हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पर हों, सबसे बड़े और सबसे श्रेष्ठ बन जाएं। और अपने अज्ञान में हम साफ रास्ता देख सकते हैं कि हम इन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। परंतु होता क्या है, इसके पहले कि हम उस उम्र में आएं जब हम अपने महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सकें, बहुत सी दमनकारी शक्तियां हम पर हावी हो जाती हैं। हर तरफ से हम सुनते हैं, सपने देखना मूर्खता है, और यह कि हमारे विचार अव्यवहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे या बकवास हैं। कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, कि आप तभी सफल हो सकते हैं जब या तो आपकी किस्मत अच्छी हो, या फिर आपके पास बहुत से महत्वपूर्ण दोस्त हों, या आप अभी ज्यादा बूढ़े या ज्यादा युवा हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कोशिश करने से कोई फायदा नहीं वाला प्रचार आपके दिमाग पर बमबारी करके उसे ध्वस्त कर देता है। और इसका परिणाम यह होता है कि ज्यादातर लोगों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला समूह, जिन्होंने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। ज्यादातर लोग अंदर से ये मान चुके हैं कि उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। असली सफलता, असली उपलब्धि दूसरों के लिए है, जो किसी मायने में आपसे ज्यादा भाग्यवान या तकदीर वाले हैं। आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि वो काफी देर तक आपको ये समझाते हैं कि वो अपने जीवन से क्यों संतुष्ट हैं और वो सचमुच कितने खुश हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिसकी उम्र 32 साल है। उसने अपने आप को एक सुरक्षित परंतु औसत नौकरी के पिंजरे में कैद कर लिया है, और कुछ समय पहले उसने मुझे घंटों तक यह समझाया कि वो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट है। उसने तर्क दिए, बड़े बड़े और बड़े अच्छे तर्क दिए, परंतु वो जानता था कि ये हकीकत नहीं है। दरअसल वो चाहता तो ये था कि उसे भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां मिलें, जिनका सफलतापूर्वक सामना करके वो आगे बढ़ सके और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। परंतु दमनकारी शक्तियों की बहुतायत के कारण उसे इस बात का विश्वास हो चला था कि वो बड़े काम करने के काबिल नहीं है। यह समूह वास्तव में उस नौकरी बदलने वाले समूह का ठीक उल्टा है, जो अपनी हर नौकरी से असंतुष्ट रहता है और लगातार नौकरियां बदलता रहता है। अपने आप को किसी खोल में बंद कर लेना, जिसे एक ऐसी कब्र कहा गया है जिसके दोनों सिरे खुले हैं, भी उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकना, ये आशा करना कि अवसर कहीं से आकर आपसे टकरा जाएगा। दूसरा समूह, वो लोग जिन्होंने आंशिक रूप से समर्पण किया है। दूसरा परंतु कुछ छोटा समूह वयस्क जीवन में जब प्रवेश करता है तो उसे सफलता की काफी आशा होती है। ऐसे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो योजना बनाते हैं, परंतु 1 या 2 दशक बाद उनकी प्रेरणा की आग जमाने की नकारात्मक हवाओं से बुझने लगती है। ऊंचे पदों के लिए प्रतियोगिता करने का उनका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। यह समूह तब फैसला करता है कि महान सफलता उनकी पहुंच के बाहर है। वो ये तर्क देते हैं, हम औसत व्यक्ति से ज्यादा कमा रहे हैं और हम औसत व्यक्ति से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम हमेशा कोलू के बैल की तरह क्यों जुटे रहें? वास्तव में इस समूह ने भी अपने भीतर कुछ डर बिठा लिए हैं। असफलता का डर, सामाजिक निंदा का डर, असुरक्षा का डर, जो है उसे खो देने का डर। ये लोग संतुष्ट नहीं होते क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया है।
इस समूह में कई प्रतिभाशाली बुद्धिमान लोग होते हैं जो जिंदगी की राह में सिर्फ इसलिए घिसटते हुए चलते हैं क्योंकि वो खड़े होकर दौड़ने से डरते हैं। तीसरा समूह, वो लोग जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। ये समूह, जिसमें शायद 2 या 3% लोग ही आते होंगे, अपने दिमाग में निराशा को कभी हावी नहीं होने देता। ऐसा व्यक्ति दमनकारी शक्तियों के सामने समर्पण नहीं करता। वो घुटनों के बल चलने में विश्वास नहीं करता। इसके बजाय ये लोग सफलता की सांस लेते हैं, सफलता का जीवन जीते हैं। ये समूह सबसे सुखी होता है क्योंकि इसकी उपलब्धियां सबसे ज्यादा होती हैं। ये लोग चोटी के सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव और हर क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। इन्हें अपना जीवन रोमांचक, प्रेरक, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण लगता है। ये लोग हर नए दिन का स्वागत करते हैं, दूसरे लोगों के साथ उत्साह से मिलते हैं और हर दिन का पूरी तरह आनंद उठाते हैं। हम ईमानदारी से सोचें, हम सभी तीसरे समूह में होना पसंद करेंगे। ऐसे समूह में जिसे हर साल ज्यादा बड़ी सफलताएं मिलती जाती हैं। ऐसे समूह में जहां बड़े काम होते हैं और उनके बड़े परिणाम मिलते हैं। इस समूह में आने और बने रहने के लिए हमें अपने माहौल के दमनकारी प्रभावों से जूझना होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको पहले और दूसरे समूहों के लोग किस तरह पीछे खींचते हैं, तो आप इस उदाहरण का अध्ययन करें। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से यह कहें, किसी ना किसी दिन मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनकर दिखाऊंगा। यह सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके दोस्त शायद ये सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो भी जाए कि आप गंभीर हैं, तो शायद वो यही कहें, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। आपकी पीठ पीछे वो तो यहां तक कहेंगे कि आपके दिमाग के पेंच ढीले हो गए हैं या आपका दिमाग खिसक गया है। अब यह मान लें कि आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से यही बात इतनी ही गंभीरता से कहते हैं, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो हो, एक बात तो पक्की है, वो हंसेगा नहीं। वो आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा, क्या यह आदमी गंभीर है? परंतु वो, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर हंसा नहीं करते। या मान लें कि आप औसत लोगों से यह कहें कि आपकी योजना $50,000 का घर खरीदने की है, तो वो आप पर हंस सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा कि यह असंभव है। परंतु आप अगर ये योजना किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो $50,000 के घर में रह रहा हो, तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। वो जानता है कि यह असंभव नहीं है क्योंकि वो ऐसा कर चुका है। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे किया नहीं जा सकता, वो उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल लोग होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। जो लोग आपको यह समझाना और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के खिलाफ अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लेना चाहिए। नकारात्मक सलाह को केवल चुनौती के रूप में स्वीकार करें और आप उस काम को करके दिखा दें। इस बारे में बेहद सावधान रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों को अपनी सफलता की योजना बदलने का मौका न दें। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं और उन्हें दूसरों का बना बनाया खेल बिगाड़ने में बड़ा मजा आता है। कॉलेज में मैं 2 सेमेस्टर में WW के साथ था। वो एक अच्छा दोस्त था जो आपको कभी कभार जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत कर्ज दे दिया करता था या दूसरे तरीकों से भी मदद कर दिया करता था। इन अच्छी आदतों के बावजूद WW जिंदगी के प्रति निराशावादी और कटु था। उसे अपना भविष्य पूरी तरह अंधकारमय नजर आता था। उसे सफल होने का कोई मौका नहीं दिखता था। उसकी मानसिकता पूरी तरह से नकारात्मक थी। उस समय मैं अखबार की एक कॉलमिस्ट का दीवाना हुआ करता था। यह कॉलमिस्ट आशावादी थी, सकारात्मक रवैये वाली थी और मानती थी कि जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं है। जब भी WW
मुझे इस कॉलमिस्ट के लेख पढ़ते हुए देखता था या जब भी चर्चा में उसका नाम आता था तो वो कहता था, भगवान के लिए डेव, मुख्य पृष्ठ पढ़ो, वहीं तुम्हें जिंदगी की सच्चाई नजर आएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आशावादी कॉलमिस्ट कमजोर लोगों के दिमाग को बहला फुसलाकर अपने पैसे कमा रही है। जब भी हमारी चर्चा जिंदगी में सफलता हासिल करने के बारे में हुआ करती थी तो डब्ल्यू पैसा कमाने का अपना फार्मूला बताता था। उसके शब्दों में फार्मूला था, डेव, पैसा कमाने के आजकल 3 रास्ते हैं। पहला, अमीर औरत से शादी कर लो। दूसरा, अच्छे साफ सुथरे ढंग से कानूनी तरीके से धोखा दो। तीसरा तरीका यह कि सही लोगों से जान पहचान कर लो, जिनकी अच्छी पकड़ो। डब्ल्यू हमेशा अपने फार्मूले को सही साबित करने के लिए ढेरों उदाहरण दिया करता था। मुख्य पृष्ठ पर छपी खबरों का हवाला देते हुए वो बताता था कि हजारों लेबर लीडर्स में से एक लीडर ने अपनी यूनियन के पैसे का गबन किया और रफूचक्कर हो गया। वो उस दुर्लभ खबर की तलाश भी किया करता था कि किस तरह एक फल बेचने वाले ने करोड़पति लड़की से शादी कर ली और वो एक ऐसे आदमी को जानता था जिसका परिचित एक बड़े आदमी का परिचित था और इस कारण उसे एक बड़ा मौका हाथ लग गया था और वो भी अमीर बन गया। डब्ल्यू मुझसे कई साल बड़ा था और उसे इंजीनियरिंग की कक्षाओं में अच्छे नंबर मिला करते थे। मैं उसे बड़े भाई की तरह मानता था। मैं इस बात के बहुत करीब आ गया था कि अपने मूलभूत विश्वासों पर उसकी विचारधारा को हावी हो जाने दूं और अपनी सकारात्मक विचारधारा को उसकी नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित हो जाने दूं। सौभाग्य से एक शाम डब्ल्यू से लंबी चर्चा के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं असफलता की आवाज सुन रहा था। मुझे ये लगा कि डब्ल्यू मुझे नहीं समझा रहा है, बल्कि अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि उसकी सोच सही है। इसके बाद मैं डब्ल्यू को एक नए अंदाज में देखने लगा, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते समय किसी चूहे को देखता है। उसकी बातों को मानने की बजाय मैंने उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी ऐसी विचारधारा क्यों थी और उसकी ये नकारात्मक सोच उसे कहां ले जाएगी। मैंने अपने नकारात्मक दोस्त को एक व्यक्तिगत प्रयोग में बदल लिया। मैं डब्ल्यू से 11 साल से नहीं मिला, परंतु मेरा एक दोस्त उससे कुछ महीने पहले ही मिला था। डब्ल्यू वॉशिंगटन में एक कम तनख्वाह वाला ड्राफ्ट्समैन है। मैंने अपने मित्र से पूछा, क्या डब्ल्यू में कोई बदलाव आया है? नहीं। अगर कोई बदलाव आया है तो सिर्फ यही कि वो पहले से ज्यादा नकारात्मक हो गया है। वो जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां झेल रहा है। उसके 4 बच्चे हैं और उसकी कम तनख्वाह में उनका ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। डब्ल्यू में इतना दिमाग है कि वो इससे 5 गुना ज्यादा कमा सकता है, परंतु उसे ये नहीं मालूम कि इस दिमाग का किस तरह उपयोग किया जाए। नकारात्मक लोग हर जगह होते हैं। कुछ नकारात्मक लोग, जैसा मेरा दोस्त डब्ल्यू था, दिल के साफ होते हैं और आपका भला करना चाहते हैं, परंतु कई नकारात्मक लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि वो खुद जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, इसलिए वो आपको भी गिराना चाहते हैं। वो खुद को अयोग्य समझते हैं, इसलिए वो आपको भी अपनी तरह अयोग्य औसत बनाना चाहते हैं। बेहद सावधान रहें। नकारात्मक लोगों का अध्ययन करें। उन्हें अपनी सफलता की योजना नष्ट न करने दें। एक युवा कर्मचारी ने मुझे बताया कि उसने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया है। उसने कहा, हमारे डिपार्टमेंट का एक आदमी सुबह शाम हमारी कंपनी की बुराई किया करता था। चाहे मैनेजमेंट कुछ भी करे, वो उसमें बुराई ढूंढ ही लेता था। वो सुपरवाइजर से लेकर मालिक तक हर एक के बारे में नकारात्मक सोच रखता था और नकारात्मक बातें कहता था। हम जो माल बेचते थे वो उसकी नजर में घटिया था। हमारी हर नीति में कोई ना कोई खामी थी। जहां तक उसका ख्याल था, हमारी कंपनी की हर चीज में, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी थी। हर सुबह जब मैं काम पर आता था तो उसकी जली कटी बातें सुनकर मैं तनावग्रस्त हो जाया करता था, और शाम को जब मैं घर जाता था तो उसके पहले भी वो कर्मचारी 45 मिनट तक इस बात पर भाषण देता था कि उस दिन हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ, वो दिन क्यों खराब गुजरा। मैं बहुत निरुत्साहित, निराश होकर घर लौटता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊं।
इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि अब मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो दोनों पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। उस युवक ने अपना माहौल बदल लिया। उसने सही काम किया, है ना? इस बारे में कोई गलतफहमी न पालें। आपको आपके संगी साथियों के आधार पर पहचाना जाता है। एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। सभी कर्मचारी एक से नहीं होते। कुछ नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना उनकी मजबूरी है। कुछ इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो महत्वाकांक्षी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ सहयोगी बॉस की हर बात या उसके हर काम की बुराई करते हैं। कुछ दूसरे सहयोगी ज्यादा निष्पक्ष दृष्टि से सोचते हैं और ये महसूस करते हैं कि अच्छे लीडर बनने से पहले उन्हें अच्छा अनुयायी बनना चाहिए। हम किस तरह सोचते हैं, यह हमारे समूह से तय होता है। सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे समूह में हों जो सही सोचता हो। आपके काम के माहौल में कई बाधाएं आएंगी। हर समूह में ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी अयोग्यता का एहसास होगा और वो आपकी राह में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे और आपको प्रगति नहीं करने देंगे। कई महत्वाकांक्षी लोगों की हंसी उड़ाई जाती है, उन्हें धमकाया तक जाता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग ज्यादा सफल होते हैं और ज्यादा काम करते हैं। हम इस बात को ठीक से समझ लें। कुछ लोग ईर्ष्या की वजह से आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं। यह फैक्ट्रियों में अक्सर होता है, जहां साथी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से चिढ़ते हैं जो उत्पादन बढ़ाना चाहता है। यह मिलिट्री में भी होता है, जहां नकारात्मक लोगों का समूह उस युवा सिपाही की हंसी उड़ाता है और उसका अपमान करता है जो ऑफिसर्स स्कूल में जाना चाहता है। यह बिजनेस में भी होता है, जब जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाले लोग आगे निकलने वाले लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। आपने ये हाई स्कूल में भी बार बार देखा होगा कि कुछ आवारा लड़के उस सहपाठी का मजाक उड़ाते हैं जो अच्छी तरह पढ़ता है और अच्छे नंबर लाता है। कई बार तो उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तब तक मजाक उड़ाया जाता है जब तक कि वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि प्रतिभाशाली होने में समझदारी नहीं है। अपने आसपास के ऐसी नकारात्मक सोच वालों को नजरअंदाज कर दें। अक्सर आपसे इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, उनका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं होता। वो तो केवल बोलने वाले की असफलता और निराशा को उजागर करती है। नकारात्मक सोच वाले लोगों को इस बात की छूट न दें कि वो आपको भी अपने स्तर तक नीचे ले आएं। उनकी बातों को उसी तरह से फिसल जाने दें जैसे बतख की पीठ से पानी फिसला करता है। इस तरह के लोगों से जुड़ें जो सकारात्मक सोचते हैं, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं। उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़ें। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी सोच सही हो। परंतु एक सावधानी रखें। यह देखें कि आपको सलाह देने वाला कौन है। ज्यादातर संगठनों में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको फोकट की सलाह देंगे। वो रुचि लेकर आपको सफलता के गुर या नुस्खे या फार्मूले बताना चाहेंगे। एक बार मैंने इसी तरह के फोकटिया सलाहकार को एक प्रतिभाशाली नए कर्मचारी को सलाह देते हुए सुना। सलाहकार कह रहा था, यहां काम करने का तरीका यही है कि आप हर काम से बचें। अगर उन्हें पता चल गया कि आप में प्रतिभा है तो वो आप पर काम लादते चले जाएंगे। खासतौर पर मिस्टर जेड, डिपार्टमेंट के मैनेजर से जितना बने दूर रहना। अगर उन्हें पता चल गया कि आपके पास कम काम है तो वो आपको गले तक काम में डुबो देंगे। ये फोकटिया सलाहकार 30 साल से उसी कंपनी में काम कर रहा है और उसे आज तक प्रमोशन नहीं मिला है। उस व्यक्ति के लिए यह कितना अच्छा सलाहकार हो सकता है जो अभी नया नया काम शुरू कर रहा है और बिजनेस में ऊपर की तरफ प्रगति करना चाहता है। जो जानते हैं उन्हीं से सलाह लेने का नियम बनाएं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सफल लोगों से मिलना आसान नहीं होता। यह बात गलत है। सच तो यह है कि इनसे मिलना मुश्किल नहीं होता। देखने में यह आता है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफल होता है वो उतना ही विनम्र होता है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। चूंकि ऐसे लोग अपने काम और सफलता में सचमुच रुचि लेते हैं, इसलिए वो ये देखना चाहते हैं कि हर काम सफलतापूर्वक हो और जब वो रिटायर हों तो उनका उत्तराधिकारी इतना काबिल हो कि वो हर काम सफलतापूर्वक कर सके।
उन लोगों से मिलना मुश्किल होता है जो भविष्य में बड़ा बनने के सपने देखने वाले लोग होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने, जिसे 1 घंटे के $40 मिला करते थे, इस बात को स्पष्ट कर दिया। मैं एक व्यस्त महिला हूं, परंतु मेरे ऑफिस के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगा रहता। लोगों को सलाह देना मेरा मुख्य काम है। हम अपनी कंपनी के हर व्यक्ति को प्रशिक्षण देते हैं, परंतु अगर किसी को व्यक्तिगत परामर्श या सलाह की जरूरत होती है तो उसे बस कहने भर की देर है। मैं अपने यहां आने वाले की हर समस्या सुनने के लिए तैयार हूं, चाहे वो समस्या कंपनी से संबंधित हो या व्यक्तिगत। वो व्यक्ति जो अपनी नौकरी के बारे में ज्यादा जानना चाहता है और काम करने के ज्यादा अच्छे तरीके सीखना चाहता है, उसकी मदद करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। परंतु उसका कहना था, मुझे ऐसे फालतू लोगों को सलाह देने में समय बर्बाद करना पसंद नहीं है जो गंभीरता से सलाह नहीं ले रहे हों। जब आपके पास सवाल हों तो फर्स्ट क्लास बने। असफल व्यक्ति से सलाह लेना उसी तरह की बात है जैसे नीम हकीम से कैंसर का इलाज पूछना। आजकल कई एग्जीक्यूटिव किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी को नौकरी देते समय उसकी पत्नी का इंटरव्यू भी लेते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, मैं ये सुनिश्चित कर लेता हूं कि हमारे संभावित सेल्समैन का परिवार उसे सहयोग करता हो। सेल्समैन की नौकरी में यात्रा करनी पड़ती है, काम के घंटे अनियमित होते हैं और भी इसी तरह की कई दिक्कतें होती हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसा सहयोगी परिवार होना चाहिए जो सेल्समैन की राह में दिक्कतें ना खड़ी करे। आज लोग इस बात को समझ चुके हैं कि छुट्टी के दिन में जो होता है और शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक जो होता है, उससे किसी इंसान के काम पर फर्क पड़ता है। उससे इस बात पर फर्क पड़ता है कि वो इंसान सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक किस तरह काम करेगा। जिसकी नौकरी के बाहर की जिंदगी रचनात्मक है, वो उस व्यक्ति से ज्यादा सफल होगा जिसकी घरेलू जिंदगी बोझिल और नीरस है। हम पारंपरिक तरीके से 2 साथी कर्मचारियों जॉन और मिल्टन को देखें कि वो अपना वीकेंड किस तरह गुजारते हैं और इसके क्या परिणाम होते हैं। जॉन वीकेंड में अपनी मनोवैज्ञानिक खुराक इस तरह लेता है। आमतौर पर वो एक शाम अपने चुनिंदा दिलचस्प लोगों के साथ गुजारता है। दूसरी शाम को वो लोग घूमने जाते हैं, शायद कोई फिल्म देखते हैं, किसी सामुदायिक कार्यक्रम में जाते हैं या किसी दोस्त के घर जाते हैं। जॉन शनिवार की सुबह बॉय स्काउट वर्क में लग जाता है। शनिवार की दोपहर को वो घर के छोटे छोटे काम निपटाता है। अक्सर वो किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करता है। अभी वो घर के पिछवाड़े में एक आंगन बना रहा है। रविवार को जॉन अपने परिवार के साथ कुछ खास करता है। हाल ही में वो लोग रविवार को एक पहाड़ पर चढ़ने गए। दूसरे रविवार को वो संग्रहालय घूमने गए। कभी कभार वो आसपास देहात में पिकनिक मनाने चले जाते हैं, क्योंकि जॉन भविष्य में देहात में जमीन जायदाद खरीदना चाहता है। रविवार की शाम शांति से गुजरती है। जॉन आमतौर पर कोई पुस्तक पढ़ता है या फिर समाचार सुनता है। जॉन के वीकेंड व्यस्त और सुनियोजित रहते हैं। कई तरह की रोचक गतिविधियों के कारण बोरियत का सवाल ही नहीं उठता। जॉन को काफी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा मिल जाती है। मिल्टन की मनोवैज्ञानिक खुराक जॉन की तुलना में कम संतुलित है। उसके वीकेंड की कोई योजना नहीं होती। मिल्टन आमतौर पर शुक्रवार की रात को थका हुआ होता है, परंतु वो अपनी पत्नी से औपचारिकतावश पूछ लेता है, कुछ करने का इरादा तो नहीं है? परंतु योजना वहीं पर खत्म हो जाती है। मिल्टन और उसकी पत्नी कभी कभार ही कहीं आते जाते हैं। मिल्टन शनिवार की सुबह देर तक सोता है और बाकी दिन किसी न किसी तरह के काम में उलझा रहता है। शनिवार की रात को मिल्टन और उसका परिवार सामान्यतः फिल्म देखने जाता है या टीवी देखता है। मिल्टन रविवार की सुबह का ज्यादातर हिस्सा बिस्तर पर ही गुजारता है। रविवार की दोपहर वो लोग बिल और मैरी के यहां जाते हैं या फिर मैरी और बिल उनके यहां आ जाते हैं। बिल और मैरी ही ऐसे इकलौते दंपत्ति हैं जिनके यहां मिल्टन और उसकी पत्नी नियमित रूप से आते जाते हैं। मिल्टन का पूरा वीकेंड बोरियत भरा होता है। रविवार की रात तक पूरे परिवार में तनाव सा छा जाता है। उनमें कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, परंतु घंटों का मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता रहता है।
मिल्टन का वीकेंड बोझिल, निराशाजनक, बोरियत भरा होता है। मिल्टन को कोई मनोवैज्ञानिक ऊर्जा नहीं मिलती। अब इन घरेलू माहौलों का जॉन और मिल्टन पर क्या असर होगा? कुछ सप्ताह में तो शायद इसका असर हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर यही सिलसिला महीनों या सालों तक चलता रहा तो उसका असर साफ नजर आएगा। जॉन के माहौल से उसे ताजगी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, नए नए विचार आते हैं, उसकी सोच व्यापक होती है। वो उस एथलीट की तरह है जो विटामिन की गोलियां खा रहा है। मिल्टन का माहौल ऐसा है जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से भूखा रख रहा है। उसका सोचने का यंत्र खराब हो चुका है। वो उस एथलीट की तरह है जिसे कैंडी और बियर दी जा रही है। जॉन और मिल्टन आज एक ही स्तर पर हो सकते हैं, परंतु आगे आने वाले सालों में दोनों के बीच का फासला बढ़ता जाएगा और जॉन मिल्टन की तुलना में काफी आगे निकल जाएगा। मजाकिया लोग कहेंगे, शायद इसलिए कि जॉन में मिल्टन से ज्यादा दम है, परंतु बात यह नहीं है। बात यह है कि इन दोनों के दिमाग को इनके माहौल ने जो मनोवैज्ञानिक खुराक दी है, उसका असर इनकी नौकरियों पर तो होना ही है। हर किसान जानता है कि अगर वो खेत में खाद डालेगा तो फसल ज्यादा पैदा होगी। अगर हम बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं तो हमारी सोच को भी अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। मेरी पत्नी और मैं पिछले महीने एक डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक की पार्टी में गए। मेरी पत्नी और मैं उससे बात करने के लिए थोड़ा रुक गए, जबकि बाकी लोग वहां से चल दिए। मैंने स्टोर के मालिक से पूछा, शाम से ही मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता था कि आपने हम लोगों को इस पार्टी में क्यों बुलाया। मैंने उम्मीद की थी कि यहां पर आपके प्रोफेशन से संबंधित लोग ही होंगे, परंतु आपके अतिथि तो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित थे। कोई लेखक था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई अकाउंटेंट था, तो कोई टीचर। वो मुस्कुराया। हम अक्सर अपने प्रोफेशन के लोगों को पार्टी देते हैं, परंतु हेलन और मैं ये भी पसंद करते हैं कि हम ऐसे लोगों से भी मिलें जिनका प्रोफेशन अलग हो। मुझे लगता है कि अगर हम केवल अपने व्यवसाय के लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो हमारी मानसिकता संकुचित हो जाएगी। इसके अलावा उसने आगे कहा, मेरा बिजनेस लोगों से जुड़ा बिजनेस है। हर दिन हर प्रोफेशन के हजारों लोग मेरे स्टोर में सामान खरीदते हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं जितना ज्यादा जानूंगा, उनके विचार, उनकी रुचियां, उनका दृष्टिकोण, मुझे उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं उन्हें उसी तरह की सेवा और सामान दे पाऊंगा जो वो चाहते हैं। कुछ नियमों का पालन करके आप भी अपने सामाजिक माहौल को फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। पहला, नए समूहों में आए जाएं। अपनी सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह में सीमित रखने से बोरियत और असंतुष्टि होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए लोगों को समझना जरूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनका अध्ययन करें। केवल एक समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का विचार उसी तरह का है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर गणितज्ञ बनने का विचार। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों में शामिल हों, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलने से आपके जीवन का आनंद बढ़ जाता है और आपकी सोच व्यापक होती है। यह आपके दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। दूसरा, ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपसे अलग हों। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होता। जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलुओं को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिकन हैं तो आपके कुछ दोस्त डेमोक्रेट होने चाहिए, और अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिकन होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मिलें, अपने विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की चाह हो। तीसरा, ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी महत्वहीन बातों से ऊपर उठ सकते हों,
जो लोग आपके विचारों या आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान या सजावट में रुचि लेते हैं, वो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुनें जो सकारात्मक चीजों में रुचि रखते हों। ऐसे दोस्त चुनें जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हों। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी योजनाओं और आदर्शों में उत्साह भर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे एक घटिया चिंतक में बदल जाएंगे। हमारे देश में जहर का बहुत ध्यान रखा जाता है, शारीरिक जहर का। हर रेस्टोरेंट फूड पॉइजनिंग के बारे में सतर्क रहता है। अगर किसी रेस्टोरेंट में ऐसे एक दो मामले हो जाएं, तो फिर ग्राहक वहां जाना छोड़ देते हैं। हमारे यहां सैकड़ों कानून हैं जिनमें जनता को सैकड़ों तरह के शारीरिक जहर से सुरक्षा दी जाती है। हमें जहर को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। हम शारीरिक जहर से बचने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और हमें ऐसा करना भी चाहिए। परंतु एक और तरह का जहर होता है जो शायद शारीरिक जहर से थोड़ा ज्यादा हानिकारक होता है। विचारों का जहर, जिसे गपशप कहा जाता है। विचारों के जहर और शारीरिक जहर में दो अंतर होते हैं। वैचारिक जहर दिमाग को प्रभावित करता है, शरीर को नहीं, और इसके अलावा यह ज्यादा सूक्ष्म होता है। जिस व्यक्ति को वैचारिक जहर दिया जा रहा है, आमतौर पर उसे इस बात का पता ही नहीं चलता। वैचारिक जहर सूक्ष्म होता है, परंतु इससे बड़ी चीजें हो जाती हैं। यह हमारी सोच का आकार घटाता है, क्योंकि हम अपनी सोच को छोटी महत्वहीन बातों पर केंद्रित करने लगते हैं। यह लोगों के बारे में हमारी सोच को उथला और घटिया कर देता है, क्योंकि इससे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और ये हम में अपराध बोध भी पैदा कर देता है, जो तब साफ दिखाई दे जाता है जब हम उस व्यक्ति के सामने आते हैं जिसके बारे में गपशप की जा रही थी। वैचारिक जहर में सही सोच 0% होती है और 100% गलत सोच होती है। और ये बात सही नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही गपशप का मजा लेती हैं। हर दिन बहुत सारे पुरुष गपशप करते नजर आते हैं, वैचारिक जहर के माहौल में रहते नजर आते हैं। हर दिन हजारों गप्पे होती हैं जिनका विषय होता है बॉस की वैवाहिक या आर्थिक कठिनाइयां, बिल की बिजनेस में आगे निकलने की जोड़ तोड़, जॉन के ट्रांसफर की संभावना, टॉम को प्रमोशन दिए जाने के छुपे हुए कारण, और उन्होंने उस नए व्यक्ति को क्यों रखा। गपशप इस तरह चलती है। मैंने सुना है। नहीं? क्यों? इससे मुझे हैरानी नहीं हुई। उसके साथ तो यही होना था। किसी को बताना नहीं, यह गोपनीय है। बातचीत हमारे मनोवैज्ञानिक माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ चर्चाएं स्वस्थ होती हैं, इनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप वसंत की कुनकुनी धूप में टहल रहे हों। कुछ चर्चाओं से आपको विजेता होने का एहसास होता है, परंतु कई बार चर्चा इस तरह की होती है जैसे आप किसी जहरीले रेडियो एक्टिव बादल से गुजर रहे हों। इससे आपको बीमारी का एहसास होने लगता है। इससे आप हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। गपशप लोगों के बारे में नकारात्मक चर्चाएं हैं और वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति यह समझता है कि उसे इसमें मजा आ रहा है। वो लोगों के बारे में नकारात्मक बातें सोच सोचकर एक किस्म का जहरीला आनंद लेता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि ऐसा करने से वो सफल लोगों की नजरों में लगातार छोटा होता जा रहा है और उनका उस पर से भरोसा कम होता जा रहा है। एक बार जब मैं और मेरे दोस्त बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसी तरह का वैचारिक जहर का शिकार व्यक्ति हमारी चर्चा में शामिल हो गया। जैसे ही मिस्टर किलजॉय को हमारी चर्चा का विषय मालूम चला, उन्होंने फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन के कुछ प्रसंग हमें नकारात्मक रूप से सुनाए। शायद ये सच हो कि फ्रैंकलिन का व्यक्तिगत जीवन पाक साफ नहीं रहा हो, परंतु मुद्दे की बात यह थी कि हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के व्यक्तिगत जीवन पर बात नहीं कर रहे थे, और मुझे खुशी हुई कि हम लोग
अपने किसी परिचित व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। लोगों के बारे में बोलें, हां, परंतु सकारात्मक पहलू से। एक बात अच्छे से समझ लें, हर तरह की चर्चा गपशप नहीं होती। कई बार इधर उधर की चर्चा, हंसी मजाक, हल्का फुल्का मनोरंजन जरूरी होता है। उससे दिमाग तरोताजा होता है, परंतु शर्त यह है कि यह रचनात्मक होना चाहिए। आप इस टेस्ट से यह जान सकते हैं कि आप कितना गपियाते हैं या गप में आपकी कितनी रुचि है। पहला, क्या मैं दूसरों के बारे में अफवाह फैलाता हूं? दूसरा, क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता हूं? तीसरा, क्या मुझे स्कैंडल सुनना अच्छा लगता है? चौथा, क्या मैं केवल तथ्यों के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन करता हूं? पांचवा, क्या मैं दूसरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि वो मुझे अफवाहें सुनाएं? छठा, क्या मैं अपनी चर्चा को इस बात से शुरू करता हूं, देखना, किसी से कहना नहीं? सातवां, क्या मैं गोपनीय जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखता हूं? आठवां, क्या मैं दूसरों के बारे में बोलते समय अपराध बोध से ग्रस्त रहता हूं? सही जवाब क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं है। इस बारे में 1 मिनट सोचें। कुल्हाड़ी उठाकर अपने पड़ोसी का फर्नीचर तोड़ देने से आपका फर्नीचर बेहतर नहीं दिखने लगता। इसी तरह दूसरे व्यक्ति पर शब्दों की कुल्हाड़ी या हथगोले चलाने से आप बेहतर इंसान नहीं बन जाते। हमेशा फर्स्ट क्लास बने रहें। अपने हर काम में इस नियम का पालन करें। सामान या सेवाएं खरीदने में भी। एक बार फर्स्ट क्लास सोच की सफलता साबित करने के लिए मैंने एक ट्रेनी समूह से पूछा कि वो मुझे अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं सुनाएं जब उन्होंने चवन्नी बचाकर अठन्नी का नुकसान कर लिया हो। यहां पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैंने फुटपाथ से एक सस्ता सा सूट खरीद लिया। मैंने सोचा कि यह बढ़िया सौदा था, परंतु सूट खराब निकला। मेरी कार में रिपेयरिंग होनी थी। मैं इसे एक सस्ते से गैरेज में ले गया जो ऑथराइज्ड डीलर से $25 कम में रिपेयरिंग करने के लिए तैयार हो गया, परंतु मेरी कार जल्दी ही फिर से खराब हो गई। अब वो गैरेज वाला ये मानने को तैयार नहीं है कि गलती उसकी है। महीनों तक मैंने पैसे बचाने के लिए घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी, खाना भी अच्छा नहीं था, और सर्विस, उसे सर्विस कहना ही मूर्खता होगी, और ग्राहक भी थर्ड क्लास आते थे। एक दिन मेरा एक दोस्त जबरदस्ती मुझे एक बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया। उसने लंच का ऑर्डर दिया और मैंने भी। मुझे जो मिला उससे मैं हैरान हो गया। बढ़िया खाना, बढ़िया सर्विस, माहौल बढ़िया, और पैसे भी थोड़े से ही ज्यादा लगे। इस घटना से मैंने एक बड़ा सबक सीखा। ऐसे और भी कई प्रसंग सुनाए गए। एक व्यक्ति ने कहा कि उसने बारगेन अकाउंट का उपयोग किया था, जिसके कारण वो टैक्स के झंझट में फंस गया था। दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वो एक सस्ते डॉक्टर के पास चला गया था, जिसने उसे गलत बीमारी बता दी थी। कई और लोगों ने बताया कि किस तरह सस्ते के चक्कर में घर की सस्ती मरम्मत, सस्ते होटल और बाकी सस्ते सामान में उन्होंने चोट खाई थी। मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है, परंतु मैं फर्स्ट क्लास सामान कैसे खरीद सकता हूं? इसका सीधा सा जवाब है, आप इसके अलावा कोई दूसरा सामान किस तरह खरीद सकते हैं? लंबे समय में अच्छा माल खरीदना हमेशा सस्ता पड़ता है। इसके अलावा ढेर सारी घटिया चीजें होने से यह बेहतर है कि आपके पास कम चीजें हों पर अच्छी हों। 3 जोड़ी घटिया जूते होने से 1 जोड़ी बढ़िया जूते हमेशा बेहतर हैं। लोग क्वालिटी के हिसाब से आपका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वो अवचेतन में ऐसा करते हों। क्वालिटी का ध्यान रखें, इससे फायदा होता है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होता। ज्यादातर समय फर्स्ट क्लास बनने में सेकंड क्लास की तुलना में कम पैसा लगता है। सफलता का माहौल कैसे तैयार करें? पहला, माहौल के प्रति सचेत बने। जिस तरह अच्छा भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। दूसरा, अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियों,
नकारात्मक लोगों, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों को अपना हौसला पस्त न करने दें। तीसरा, छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आएं। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही हैं कि आप आगे न बढ़ पाएं, उन्हें खुश होने का मौका न दें। चौथा, सफल लोगों से सलाह लें। आपका भविष्य महत्वपूर्ण है। फुकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम न लें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि असफल लोग ही फुकटिया सलाहकार होते हैं। पांचवा, बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें। नए समूहों में आए जाएं, करने के लिए नए और प्रेरक काम खोजें। छठा, अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप में पर निंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, परंतु सकारात्मक पहलू से। सातवां, अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते।